हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेदश्री टेट क्लासेस। तो आपको पता ही है यहाँ पर हम आपको सी टेट की तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा वेदासी लर्निंग ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहाँ जाके आप हमारी सारी डेमो क्लासेस देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आके विजिट कर सकते हैं, जो कि है कुसुमखेड़ा चौराहे पर हनुमान मंदिर के पास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, सी टेट से संबंधित आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 2021 यानी कि 2021 का पेपर लेकर आई हूं मैं यहाँ पे। हम अच्छे से चारों ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से उन्होंने हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिए थे। तो आप यहाँ पे बने रहिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है उसकी तरफ देखेंगे। यहाँ है अपना पराया में समास, यानी कि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन समास को लेकर पूछा गया है कि समास यहाँ पे कौन सा है। तो चारों ऑप्शन में जाएंगे। चारों ऑप्शन में जब हम जाते हैं तो यहाँ देखते हैं अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्विगु समाज, तीसरा है तत्पुरुष समाज और चौथा है आपका द्वंद्व समाज। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। समझना क्या है कि हमें समाज के लिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो समाज में आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि अपना और पराया ये क्या बता रहा है। आप ये बताओ कि जब हम लोग अव्ययी भाव के समाज की बात करते हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, उपसर्ग, यानी कि कोई ऐसा शब्द होना चाहिए उसमें क्या होनी चाहिए, अव्यय होनी चाहिए। अव्यय हम किसे कहते हैं, जिनको हम उपसर्ग की जगह पे लगाते हैं। यानी कि इसका ये ट्रिक है कि जहां पर आपको उपसर्ग दिख जाएगा वो हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। अब यहाँ देखो कहीं पर आपको उपसर्ग दिख रहा है। अगर मैं अप बोलूं तो यहाँ पे ना आ रहा है, तो ना प्रत्यय और अप यहाँ पे वो आ रहा है। लेकिन अपना और पराया हमने दोनों देखने, एक सेंटेंस नहीं देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पर बोलूँ तो आया हो जाएगा। तो अगर पर का मतलब मैं पंख से लगाऊं, आया का मतलब किसी और चीज से लगाऊं, तो यहाँ पे सार्थक शब्द नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अपना पराया ये हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास नहीं है। अब हम जब तत्पुरुष समास की बात करते हैं, यहाँ पे तत्पुरुष का मतलब होता है कारक चिन्ह। मैं आप लोगों को ट्रिक बता रही हूँ एक ही सेंटेंस में, आप अच्छे से पहचान जाओगे। यहाँ देखो अपना और पराया में कहीं पर आपको क्या, इन दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह दिख रहा है। कारक चिन्ह आया पर कहाँ है, इसके बाद आया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर तत्पुरुष समास भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो द्विगु समास आया है। द्विगु का मतलब होता है दो। आपको ट्रिक बता रही हूँ, द्विगु का मतलब यहाँ पे आप दो लगा लो। यानी कि आपको कहीं पर भी अंक यानी कि अंक मतलब हो जाएगा कि आपको कहीं पर ऐसा दिख जाएगा, जैसे कि मैंने बोला आपको चौराहा यानी कि 4 राहें। तो आपको पता है कि इसमें 4 शब्द है यानी कि 2, यानी कि द्विगु। तो इसका मतलब अपना पराया में कहीं पर द्विगु दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये द्विगु समास नहीं है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ आ जाते हैं द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास क्या कह रहा है, आंसर हमारा क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो द्व और यहाँ देखो द्व, तो यानी कि ये दो भी सेम है और ये दो भी क्या है, सेम है। तो इन दोनों में क्या हो रहा है, आपस में भिड़ंत हो रही है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे में भिड़ंत हो रही है। वो कह रहा है तुम मुझसे कम नहीं है, मैं तुझसे कम, यानी कि यहाँ पर दोनों ही पद क्या है, प्रधान है। यहाँ देखो अपना पराया, भाई बहन, माता पिता, तो ये सारे शब्द क्या है, एक दूसरे के पूरक है। तो आप यहाँ पे कहोगे कि ये समास क्या हो जाएगा, हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट करना, हटाना सीखोगे तो आप अच्छे से अपना आंसर दे दोगे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पीयूष का विलोम शब्द पूछा है आपसे। अब यहाँ पे देखो पीयूष, अब आपको पीयूष का मतलब पता होना चाहिए, यानी कि आपको इसका पर्यायवाची शब्द भी पता होने चाहिए। यहाँ पे पीयूष का मतलब होता है अमृत, ठीक है। पीयूष का मतलब यहाँ पे क्या है, अमृत। अब आपको पता है जब हम अमृत पियेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम लोग अमृत पियेंगे तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। लेकिन शीर अमृत ऑलरेडी पीयूष है तो ये तो होगा नहीं, शीर होगा नहीं, नीर नहीं होगा, पानी की बात नहीं हो रही है। यहाँ है विष, इसका उल्टा विलोम, यानी कि आपको पता है कि अमृत का उल्टा जहर हो जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि जहर पी के मृत्यु हो जाती है, अमृत पी के आप क्या हो जाओगे, अमर हो जाओगे। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द्विभाषिका और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना है। ये बोल रहा है कि जो द्विभाषिका है और जो हमारी उपलब्धियां हैं, इनमें कौन सा सकारात्मक संबंध होता है। द्विभाषिका मतलब 2 भाषाएं बोलने वाले, उपलब्धियां मतलब जो भी आपने उपलब्धियां अपने जीवन में अचीव करी हैं, उन दोनों के बीच में ये गहरा संबंध पूछ रहा है, ना कि कैसा पूछ रहा है, सकारात्मक। अब आपने बताना है क्या वैज्ञानिक होता है, यहाँ पे वैज्ञानिक का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। यहाँ पर है आपका विद्वत भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। व्यवसायी, अब एक बात बताओ, जब उपलब्धि करोगे तो व्यवसायी आएगा, द्विभाषिका का यहाँ पे मतलब नहीं होता। यहाँ है आपका साहित्यिक, यानी कि जब आप साहित्य पढ़ते हो तो वहाँ पर द्विभाषिका डैश साहित्य उपलब्धियों का क्या होता है, सकारात्मक संबंध पाया जाता है।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष को सर्वाधिक बल देंगे। यानी कि जब आप प्राथमिक स्तर में बच्चे को पढ़ा रहे हो, मतलब कि 1 से 5 तक के आप बच्चे को पढ़ा रहे हो और वहां पर आपने क्या देखना है, हिंदी भाषा को देखना है, ठीक है। तो आप सबसे ज्यादा इनमें से किस पर बल दोगे, ये बताओ। कि आप भाषा के प्रयोग पर बल दोगे, यानी कि जो भी आप भाषा बोल रहे हो उसका आप प्रयोग करोगे, आप उस बात पे बल दोगे, या फिर है व्याकरणीय नियम, या बच्चों को आप व्याकरण नियम से बताओगे। देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पर ना ये नेगेटिव पॉइंट है। व्याकरण के नियम आप 1 से 5 के बच्चों को नहीं समझा सकते हो, उसे आप अ से अनार दिखा सकते हो, लेकिन आप उसके नियम नहीं बता सकते हो, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। भाषा का प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। अब यहाँ आते व्याकरणिक ज्ञान, देखो सेम चीज है, तो व्याकरणिक ज्ञान होगा नहीं। भाषा ज्ञान यानी कि बच्चों को भाषा का ज्ञान देना। अब एक बात बताओ, भाषा का ज्ञान देना या भाषा का प्रयोग करना दोनों अलग चीज है। जब हम अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे तभी हम बच्चे को क्या दे पाएंगे, भाषा का ज्ञान दे पाएंगे। तो यहाँ पे भाषा का ज्ञान भी नहीं होगा, जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो फर्स्ट हो जाएगा ए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा का मतलब मैं अभी क्या कर रही हूँ, मौखिक ही तो कर रही हूँ, मैं मुंह से बोल रही हूँ ना, तो मेरी जो अभी भाषा है वो क्या है, मौखिक है। तो ये बोल रहा है जब मैं इस भाषा का आकलन करूंगी, यानी कि मैं इस भाषा का टेस्ट लूंगी, ठीक है, तो वहां पे मुझे क्या जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ देखेंगे ये है सांस्कृतिक शब्दों का नियम, मतलब कि यहाँ पे है संस्कृतनानिष्ठ, मतलब कि जो संस्कृत के शब्द हैं क्या मैं उनका प्रयोग करके अपनी मौखिक भाषा का आकलन करूंगी। आपको पता है कि वो समझ में नहीं आएगा, है ना, तो ये राइट ऑप्शन नहीं होगा। फिर है उच्चारण शुद्धता, यानी कि जब मैं अपनी उच्चारण की शुद्धता करूंगी, यानी कि जब मैं बोलूंगी तो मैं ऐसा बोलूंगी, मौखिक में ऐसा बोलूंगी कि मैं अपने उच्चारण को शुद्ध करूंगी। इस पे अभी आएंगे। विचारों की क्रमबद्धता, यानी कि जो भी मैं अपने मेरे जो विचार है मैं उसको क्रमबद्ध तरीके से आपको प्रस्तुत करूंगी। मैं अभी यहाँ की बात या उधर की बात नहीं करूंगी, ठीक है। इधर है धारा प्रवाह की तीव्रता। धारा प्रवाह की तीव्रता मतलब कि मौखिक, मैं तेज बोल रही हूँ, तेज बोले आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो ये आपका राइट ऑप्शन नहीं हो जाएगा। यहाँ है उच्चारण में शुद्धता, ठीक है। फिर है विचारों की क्रमबद्धता। अब यहाँ देखो दोनों चीज़ों में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होगा। कंफ्यूज क्यों लग रहा है, क्योंकि उच्चारण में शुद्धता होनी चाहिए और विचारों की क्रमबद्धता, दोनों ही अलग अलग चीज है। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। देखो आपने अपनी भाषा को लोगों से बात करी और आपके विचार में ही अगर क्रमबद्धता नहीं है, आपने इधर की एक बात ये बोली, फिर आपने दूसरा टॉपिक पढ़ा दिया, फिर आपने तीसरा टॉपिक पढ़ा दिया, यानी कि क्रम नहीं है, ठीक है। क्रम होगा तो आपका जो उच्चारण है वो ऑलरेडी वो हो जाएगा, यानी कि आप पहले स्वर पढ़ाओगे, फिर आप वर्ण पढ़ाओगे, फिर आप शब्द पढ़ाओगे, फिर वाक्य पढ़ाओगे, तो उसमें क्या होगा, उच्चारण तो अपने आप ही सही हो जाएगा। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अच्छे से देख लीजिए। हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं, यानी कि ये बता रहा है कि हम भाषा के माध्यम से और क्या करते हैं। अब एक बताओ, जब मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं हिंदी भाषा बोल रही हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ रही है, पर हम लोग अब यही भाषा से अपने आप से भी तो बात करते हैं, कुछ चीज़ों को महसूस करते हैं, तो अपने थॉट्स, अपने विचारों को महसूस कर रहे हैं, या फिर हम कुछ अनुभव कर रहे हैं। अनुभव तो हम लोग कैसे करेंगे, अब चलो ऑप्शन में चल लेते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है सोचते और महसूस करते हैं, तो यहाँ पे हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं, बिल्कुल सही है ना, अपनी भाषा के। ऐसा तो नहीं कि आप इंग्लिश में सोचते हो या कोई उर्दू में सोचते हो, हम सोचते तो अपनी भाषा में ही है ना। महसूस लिखा हुआ है तो महसूस भी करते हैं, तो भाषा में महसूस ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा अलग लग रहा है। अभी देख लेते हैं आगे। सोचते हैं और विचार करते हैं, और दूसरा है यहाँ पे अनुभव और महसूस। अनुभव मतलब कि यहाँ पे अनुभव का मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोग अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि अनुभव मतलब होता है अनुभव मिलना, तो ये तो वैसे भी नहीं लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ है चिंतन और विचरण। अब आपको मैं बता देती हूँ, जो सीटेट में हमारा जो सीटेट का एग्जाम है जिसमें ये क्वेश्चन आया था, उसमें मैं बता रही हूँ जो आंसर होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, सोचते हैं और विचार करते हैं, क्योंकि विचार और सोचना दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। यानी कि हम भाषा के माध्यम से सोचते भी हैं और विचार भी करते हैं, आंसर ये होना चाहिए। बट आपका जो सीटेट में है वो ये अनुभव और महसूस भी हो सकता है और चिंतन और विचरण भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे मैं राइट ऑप्शन दूंगी आपका यहाँ पे है सोचना और विचार करना, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि से
नाता ना टूटे। अब ये बोल रहा है कि जब हम छोटे बच्चे को कोई भी हिंदी भाषा सिखा रहे होते हैं तो उसका दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ देखो ये बोल रहा है कि हिंदी भाषा सीखने और सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि बच्चों को व्याकरण रटाना चाहिए। तो क्या ये बात सही है? मैंने आपको पहले ही बोला कि रटने रटाने की जहाँ पर बात आएगी वो तो ऑप्शन पहले ही आपका गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर है व्याकरण सीखने। देखो व्याकरण हम लोग सीखेंगे पर बच्चा अभी 1 से 5 की कक्षा में कितना छोटा बच्चा है, वो प्राथमिक स्तर पे बच्चा पढ़ रहा है, उसको अगर हम लोग हिंदी में उसको सीख रहे हैं या कुछ सिखा रहे हैं तो व्याकरण का नंबर बाद में आता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखो भाषा की परिभाषा। अब देखो भाषा की परिभाषा हम बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं? एक छोटा सा बच्चा है, हम जो भी पढ़ाएंगे उसको वो हम क्या करेंगे, उसकी भाषा की, उसकी बौद्धिक क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, ना कि अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर भाषा का प्रयोग जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पे भी रटना आएगा ना ये आपका क्या होता है, नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है, ठीक है। और जहाँ पर भी आपका भाषा का प्रयोग होगा, ठीक है, ये आपका हमेशा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये बात आप देख लेना एक बार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। अभी बोल रहे हैं कि जब हम बच्चे को अपनी भाषा सिखाते हैं, ठीक है, जब हम बच्चे को कोई भाषा सिखा रहे हैं, मैं बच्चे को हिंदी भाषा सिखा रही हूँ और उसमें बच्चे को जो बाल साहित्य है ना वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। अब किस चीज़ के लिए मदद करता है ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उससे पहले बाल साहित्य क्या होता है ये देख लेते हैं। देखो बाल साहित्य बच्चों के लिए इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है, बच्चों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार या बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार वो चीज़ें बनाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा कार्टून्स हैं, कॉमिक्स हैं, कहानियाँ हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, बाल साहित्य होती है। या आप बच्चे की छोटी सी बुक्स देख लो, उसमें इतने सारे चित्र बने हुए होते हैं, रंगीन रंगीन कार्टून्स बने हुए होते हैं, हर एक चीज़ मतलब ऐसा लगता है कि किताब एनसीईआरटी की बुक्स देख लो, वो ऐसा लगता है कि बच्चों से बातें कर रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देखते हैं कि वो क्यों ज़रूरी है, वह बच्चे के लिए है। अब आपको पता है कि सीधी सी बात है, बाल साहित्य मदद करता है पर वह बच्चे के लिए है, आई नो कि बच्चे के लिए है, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा सही नहीं बैठ रहा है। अब है बहुत सरल है, हमें भी पता है कि वो सरल है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखना है, बेस्ट ऑप्शन देखना है। अब है वह रंगीन चित्रों वाला होता है। देखो वो सिर्फ रंगीन चित्रों वाला नहीं होता है, उसमें बहुत सारी कहानियाँ, स्टोरीज भी होती है जो बच्चे को सिखाती हैं। यहाँ है वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ये जो राइट ऑप्शन है आपका वो डी होना चाहिए। अब ये डी क्यों होना चाहिए, क्योंकि भाषा की, यहाँ पे देखो भाषा, हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, उसकी भाषा सिखा रहे हैं ना। तो भाषा का मतलब वहाँ पे जो भी अगर कोई भी अक्षर लिखा हुआ है, जैसे क भी लिखा है तो कबूतर बना हुआ दिखा हुआ है ना, अनेक। अब इंग्लिश पढ़ेगा बच्चा तो उसमें भी वो क्या पढ़ेगा, एप्पल बना हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर अनेक बात, मतलब वो भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, ठीक है, ना कि वो रंगीन चित्र दिखाता है। मैंने बताया था हम भाषा सिखा रहे हैं तो भाषा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा, राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। अब जब छोटा सा बच्चा है, प्राथमिक स्तर में पढ़ने वाला बच्चा है, उसका एडमिशन हो गया, वो बच्चा 1 में चला गया है, ठीक है। अब आप वहाँ पर आप बच्चे को सबसे पहले किसका ज्ञान दोगे, ये तो बहुत ईजी है, हर कोई कर लेगा, है ना। तो देखो जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहले देखा है शुरू से लिखा हुआ है। अब शुरू से क्या होता है, शुरू से तो कुछ भी हो सकता है ना। शुरू से हम लोग उसको हम लोग क्या करते हैं, अनुवाद करना सीख सकते हैं, क से कबूतर करके हम लोग उसको रटाते भी हैं, है ना, पूरी क्लास एक साथ बोलती है, कभी बोर्ड में लिखाते हैं। तो शुरू से का मतलब कुछ यहाँ पे दिया नहीं है, तो आपका ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे है अक्षर। अब आपको पता है कि जब हम छोटा सा बच्चा 1 में आ रहा है तो मैं उसको सीधा अगर मैं उसको बोलूँ कि बेटा आप ये अक्षर लिखो, तो जो ये बच्चा अक्षर पढ़ रहा है आपका, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि अक्षर तो बच्चा नहीं लिख पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पेन को बच्चा पेंसिल को ही अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा। जब बच्चा पेंसिल अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा तो वो क कैसे लिखेगा, अक्षर आपका नहीं हुआ। अब यहाँ पर आ जाते हैं चित्रों की बात करेंगे। तो जब यहाँ पे चित्रों की बात आएगी तो बच्चे को अगर मैं यहाँ पर एक एप्पल बना के दिखा देती हूँ तो बच्चे ने देख लिया, लेकिन मुझे उसको लिखाना भी तो है ना। तो यहाँ देखो जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वाक्य लिखते हैं, ये भी नहीं होगा आंसर आपका। तो जो आपका राइट ऑप्शन क्या होता है, ये हमारा चित्र होगा, यानी कि आपने चित्रों से उसको दिखाना है। चित्रों का माध्यम कैसा होता है, जैसे कि आपने बोला कि बच्चा ये देखो, ये आपने क्या बनाना है, एक ऐसे बनाना है, एक चित्र आपने ये बनाया, फिर आपने कहा एक डंडा खींचो, फिर आपने बोला कि यहाँ पर से एक इसको ऐसे घुमाओ, तो उसके बाद ही बच्चा क्या करेगा, इस वर्ण को बनाएगा। तो बच्चे को आप लोगों ने क्या दिखाया, एक एप्पल दिखाया और एक ऐसे करके चित्र बनाया आपने उनके सामने, ये क बनाया, कैसे बनेगा आपने देखा होगा, इस
इस तरीके से डॉट 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 करके चित्र होता है, फिर ऐसे करके एक डॉट डॉट चित्र होता है, एक ऐसा करके चित्र होता है, फिर बच्चा क्या करेगा, पेंसिल से उसको भरने की कोशिश करेगा, यानी कि जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, चित्रों से बच्चा क्या करता है, बनाना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि स्किनर के अनुसार, यानी कि यहाँ पे स्किनर की परिभाषा दी है भाषा को लेके, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी भाषा सही है। ये बोल रहा है, ये इस परिभाषा बोल रही है कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, ये स्किनर ने कहा है। और दूसरा है भाषा जो है परिवेश से सीखी जाती है, ये बोल रहे हैं कि ये स्किनर ने बोला है। या भाषा अंतः क्रिया से सीखी जाती है, ये स्किनर ने बोला है। या भाषा सीखने का एक जटिल, अब यहाँ देखो एक नेगेटिव आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख गया, ये तो सीधे आप लोगों ने हटा ही देना है, क्योंकि भाषा सीखना जटिल प्रक्रिया है, ये बिल्कुल भी ये गलत है, ये नेगेटिव है ना। भाषा आराम से आप सीख जा सकते हो, अगर आप उसका व्याकरणिक ज्ञान है आपको, अगर आप उसका मौखिक ज्ञान है तो आप आराम से उसको सीख सकते हो। अब यहाँ देखो इन्होंने क्या बोला है, तो स्किनर ने बोला है ना, जो हमारे स्किनर है उन्होंने बोला था कि भाषा ना अनुकरण के माध्यम से आती है, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है वो अपने परिवार में होता है, और परिवार में जो भी लोग जो भी भाषा बोलते हैं वो उनसे धीरे धीरे करके सीखता है। जैसे उसने मम्मा मम बोला, पापा पानी बोला, इस तरीके से वो सुनता है और उसके बाद अनुकरण करेगा। अनुकरण करने के बाद वो धीरे धीरे प्रयास करता है, प्रयास करने के बाद ही उसको क्या आती है, वो भाषा आती है। और यह बात किसने बोली है, स्किनर ने बोली है। ठीक है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, ये इन्होंने नहीं बोला है, अंतः क्रिया है, ये नहीं बोला। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, स्किनर का, ये भाषा जो है अनुकरण के माध्यम से आती है। अब यहाँ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसे देख लेते हैं। 11 को अच्छे से देखो, क्या कह रहा है कि जो हिंदी भाषा है उसका जब हम आकलन करते हैं, यानी कि बच्चे ने भाषा कितनी सीखी है और क्या सीखी है, इसका जब हम आकलन करेंगे तो उस समय हम कौन से बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। अब इसमें से कौन सा ऐसा बिंदु है जिसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से महत्व देंगे। सबसे पहले व्याकरण सम्मत भाषा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जब आप किसी बच्चे की भाषा का आकलन कर रहे हो तो आप बच्चे की व्याकरण भाषा को देखोगे, ये तो पहले से ही नेगेटिव हो गया तो आप इसे हटा दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ चलते हैं अलंकारिक भाषा, यानी कि आप जब बच्चे का भाषा का आकलन करोगे, अलंकार मतलब इस तरीके से, अब एक प्राथमिक स्तर में छोटा सा बच्चा अलंकार क्या समझ पाएगा, तो ये तो वैसे भी आपका रॉन्ग हो गया। भाषा की संरचना, अब भाषा की संरचना मतलब कि भाषा किस संरचना में बनाई गई है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सबसे सटीक आंसर यहाँ पे दिख रहा है सहज अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब जब आप अपनी जो आपने पढ़ा है उसको अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को बोलना, अभिव्यक्त करना। तो जब आप उसका क्या करोगे, आकलन करोगे, तो आप उसको सहज तरीके से यानी कि सरलता से अभिव्यक्त करने को कहोगे। बच्चे ने भाषा सीखी है, आपने बोला है कि उसने आप मुझे 12 खड़ी सुनाओ, आपने पढ़ लिया है, याद कर लिया है, तो मैं उसका आकलन कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, बच्चा उसको सहज मतलब सरलता से अभिव्यक्त करेगा और मैं उसे सरलता से अभिव्यक्त करने के लिए कहूँगी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकंड हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो तो आज के वीडियो में आपके लिए इतने ही क्वेश्चन थे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी MCQs लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।